किसी भी डिसऑर्डर या डिसीज़ के बारे में जानने में हमें हमेशा से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें आगे जाके लोगों का इलाज करना है, लोगों का ट्रीटमेंट करना है उसी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, और हमें पता होना चाहिए कि इस डिसीज़ के होने का असली कारण क्या है। कुछ ऐसे ही डिसीज़ और डिसऑर्डर हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और आज हम कुछ ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड डिसऑर्डर हैं ये सारे, जितने भी एनसीईआरटी मेंशन है वो सब आज हम बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट थिंग, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना और स्किप मत करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा सकते हो, आप देख सकते हो उसमें कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, इन डिसीज से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, देखिए, अस्थमा में ब्रीदिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो जाती हैं, और जब सांस लेता है पेशेंट तो उसको वीजिंग सा साउंड आता है या फिर सीटी जैसी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का डायमीटर जो होता है वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से अब आप मान लो एयर उसके अंदर जा रही है, ब्रोंक्यूल के अंदर, वो एक वे है एयर के पास होने का, एल्वलाई तक ट्रांसपोर्टेशन का एक वे है। तो जब एयर वहाँ से पास होकर जाती है, नैरो पाथ होने की वजह से वहाँ से ऐसी विसिल जैसी आवाज़ आती है या फिर वीजिंग जैसी आवाज़ आती है, तो इस वजह से वहाँ पे वीजिंग सा साउंड होता है। तो ये होता है अस्थमा में। जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब अस्थमा अटैक होता है। उस टाइम अटैक की कंडीशन होती है ये, जब तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, तब बहुत ज़्यादा सीटी सी आवाज़ आने लग जाती है, तब उसको हम अस्थमा अटैक कहते हैं। इसमें इन्हेलर यूज़ किया जाता है। इन्हेलर जो होता है वो ब्रोंक्यूल्स की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे वापस से डायमीटर जो है वो नॉर्मल शेप में हो जाता है, तब हम इजीली सांस ले पाते हैं। तो ये हो गया अस्थमा। देखो एनसीईआरटी में भी यही मेंशन है, अस्थमा इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये भी यही बोल रहे हैं कि ये ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है इसमें, और इसकी वजह होती, वीजिंग से साउंड होता है, इसकी वजह होती है ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन। अब हम सेकंड डिसऑर्डर को देखते हैं, एम्फाइसीमा। सेकंड डिसऑर्डर है हमारा एम्फाइसीमा। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्विलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, यानी कि क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है लंबे टाइम तक चलने वाली एक बीमारी। एम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच, जिसके अंदर एल्वुलाई वॉल्स आर डैमेज्ड, एल्वुलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की जो सरफेस होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज़ सिगरेट स्मोकिंग। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्मोकिंग। देखो जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके उसके स्मोकिंग करते हुए उसके धुएं के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं हमारी एल्वुलाई में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो पार्टिकल्स निकलते नहीं हैं, वो वहीं पे जमे रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करने से वो इकट्ठा होते रहते हैं, जिसकी वजह से एल्वुलाई की वॉल्स जो होती हैं, वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक बार डैमेज हो जाते हैं, फिर उसकी रिकवरी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये एक परमानेंट लॉस है, समझ लो आप। जब यानी कि एक टाइप से धुआं ही भर जाता है एल्वुलाई के अंदर, पूरी तरह से वो डैमेज कर देते हैं एल्वुलाई को, उसकी वॉल्स को। जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है एल्वुलाई को, और ऐसे ही करके सारे एल्वुलाई जो होता है हमारे सारे डैमेज हो जाते हैं। इसी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही बड़ा इसका कारण है एम्फाइसीमा का, और ये बहुत बुरा डिसऑर्डर मान लो आप लोगों ने देखा होगा टीवी में एड्स में दिखाते हैं, जो टार इकट्ठा हो जाता है ना लंग्स में स्मोकिंग से, वो रियल ही होता है। मतलब ऐसा ही टार इकट्ठा होता रहता है लंग्स में, एल्वुलाई में, पूरे में भी फैल जाता है। फिर ऐसे ही पार्टिकल्स इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि धीरे धीरे लंग्स को डैमेज कर देते हैं, और ये एक परमानेंट लॉस है जिसका कोई इलाज नहीं होता। ये हो गया एम्फाइसीमा। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है अब देखते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है।
सो अब है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, यानी कि पत्थर तोड़ते हैं, ग्राइंडिंग का काम होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट वाला काम होता है, डस्ट उड़ती रहती है तो वो लंग्स में इकट्ठा होता रहता है, उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं, चाहे वो डस्ट वाला काम हो या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कॉटन का काम होता है, मतलब रुई वाला जो काम होता है, तो थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स जो होते हैं लंग्स में इकट्ठा होते रहते हैं। वो उसके फाइबर इकट्ठा होते होते डैमेज करते जाते हैं धीरे धीरे लंग्स को, और हमारी बॉडी ज़्यादा टाइम तक इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, इनसे नहीं लड़ पाती है, नहीं फाइट कर पाता, इसलिए धीरे धीरे करके ये फाइब्रस जो होता है हमारे लंग्स में, फाइब्रस जो टिश्यू होता है वो बढ़ने लगता है, जिससे फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाती है, और यही फाइब्रोसिस आगे चल के कई बार लंग्स कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी ये डस्ट वाले काम होते हैं या फिर कॉटन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री होती है स्टोन ब्रेकिंग वाले जहाँ पर भी काम होते हैं, वहाँ पे उनको फुल प्रिकॉशंस लेने ही चाहिए इस चीज़ के लिए कि मास्क वगैरह वो पहने और हर चीज़ का ध्यान रखें, लंबे टाइम तक एक जगह पर काम ना करें। इन सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस उन्हें लेने ही होंगे, वरना ऐसे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें रहती हैं उन लोगों के लिए जो ऐसे वाले काम करते हैं। सो एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, इसमें है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग so much dust is produced that the defense mechanism of our body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask. तो यहाँ इन्होंने भी यही मेंशन किया हुआ है कि मास्क का यूज़ करना चाहिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को, और टाइम टू टाइम अपना चेंज करते रहना चाहिए उन्हें अपना काम। सो अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो फॉर मी ओनली, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच।